नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल हम लेकर आ रहे हैं, भारत लेकर आ रहा है, भारत की सरकार का फैसला है। लेकिन पेट में दर्द अमेरिकी सांसद रायली मूर के क्यों हो रहा है? वो क्यों इतना सब कुछ पोस्ट में लिख रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर चर्च पर जिस तरह से हम लोग काम करते आए वो नहीं कर पाएंगे, धार्मिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। ये सारी स्टेटमेंट्स क्यों आ रही है अमेरिकी सांसद की तरफ से? देखिए, अमेरिकी सांसद की तरफ से स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि ये उस गैंग का हिस्सा है जो नहीं चाहता कि भारतवर्ष प्रगति करे, जो चाहता है कि भारत में जो अभी काफी अरसे से धर्म को का प्रचार करने के लिए और भारत को कमजोर करने के लिए, भारत में आतंकवाद बढ़ाने के लिए जो संस्थाएं यहां पर बनाई गई थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी संस्थाएं इसीलिए थी, तो जिन संस्थाओं से इस प्रकार का प्रभाव बढ़ रहा था भारत में, उन संस्थाओं के ऊपर कहीं ना कहीं इस एफसीआरए अमेंडमेंट बिल से बहुत बड़ी रोक लगने वाली थी। दूसरी बात यह है कि इस बिल के पास होते के साथ ही उन संस्थाओं पर नियंत्रण भारत सरकार का हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है अंजू, क्योंकि जो संस्थाएं भारतवर्ष में काम कर रही हैं, जो चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की संस्थाएं हो, उन पे भारत सरकार का नियंत्रण होना स्वाभाविक है, होना चाहिए। ये चीज वो लोग नहीं चाहते। अब देखिए, इनका एक बहुत पुराना सिस्टम रहा है और उस सिस्टम के तहत वो भारत में इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं, और भारत में जो फंडिंग जो है वो लगातार इसी तरीके से होती चली आ रही है। एक चीज मैं याद दिलाऊंगा, अमेरिका से जब मार्को रूबियो भारत आए थे, इट वाज ये उनकी एक ऑफिशियल विजिट थी। ऑफिशियल विजिट में पहली जगह जो वो गए थे वो कलकत्ता था, और कलकत्ता में भी इलेक्शंस के तुरंत बाद, और कलकत्ता में भी उन्होंने किसी मुख्यमंत्री से या किसी से बातचीत करी नहीं, उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। वो गए, वो जो मदर टेरेसा का जो इंस्टीट्यूट था वहां क्यों गए, उसकी पूरी की पूरी जो ये उनकी जो विचारधारा, जो उनकी मानसिकता है, उसको दिखाता है। वो ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर फैलाया जा रहा है उन इन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, या इन एनजीओ या सोशल जो ग्रुपिंग्स बनाई हुई उनके माध्यम से, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले। और जब उनके ऊपर एफसीआरए के कठोर कानूनों के वजह से दबाव पड़ा, उनकी फंडिंग को बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हुआ, तब इस प्रकार की चीजें और ज्यादा तेजी से उभर करके आई। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये जो अमेरिकन बात कर रहे हैं एफसीआरए ऐसा कानून है और इस पर नियंत्रण हो जाएगा, उनके अपने देश में इसी प्रकार का एक कानून मौजूद है और वो उसके बारे में बात नहीं करते। उनका मकसद अंजू सिर्फ एक है, जो उनके नेफेरियस डिजाइन्स हैं, खास तौर पे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में और कुछ ऐसे नक्सल प्रभावित राज्यों में, छत्तीसगढ़ या कुछ इस प्रकार के राज्यों में, जहां पर वो इन चीजों को दोबारा उठाना चाहते हैं। उसके लिए इनको पैसों की आवश्यकता है, उस फंडिंग का माध्यम बंद ना हो। ये जितनी भी चीज जगह थी, इनसे इस प्रकार का बात बढ़ाई जा रही थी आगे, और इसी को मुझे लगता है कि दोबारा रीसेट करने के लिए इन लोगों ने काम करना शुरू किया है, और ये जो आवाज है ये उसी का नतीजा है। सर, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो रायली मूर है, ये हिस्ट्री बता रहा है कि सेंट थॉमस के जमाने से भारत का इतिहास रहा है क्रिश्चियनिटी के साथ, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है तो सरकार को तो अधिकार मिल जाएगा कि वो टेक ओवर कर लेंगे चर्चेज और रिलीजियस चैरिटीज को। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ये बिल जो है ये क्रिश्चियंस पर अटैक है। सर, क्रिश्चियंस पर अटैक कैसे हो गया? ये हमारे देश का कानून है, हमारी सरकार तय करेगी, अमेरिका तय करेगा, और हम क्या कोई क्रिश्चियन स्टेट है? हम कोई क्रिश्चियन के राष्ट्र है? अंजू देखिए, मैं एक आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक सीधी बात बताता हूं। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसमें हरेक माइनॉरिटी, एवरी सिंगल माइनॉरिटी ने प्रगति करी है, तरक्की करी है, उनके नंबर्स बढ़े हैं, उनका मान सम्मान सब कुछ बढ़ा है। सब सिर्फ अकेला देश ऐसा है। हर एक किस्म के मुसलमान भारत में रहते हैं, हर किस्म का क्रिश्चियन भारत में रहता है, कोई तबका नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, और सब तरक्की कर रहे हैं, बराबर में भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन आप अगर गलत तरीके से आतंकवाद को बढ़ाएं, आतंकवाद के लिए फंडिंग करें, तो मेरा मानना है कि ये बहुत चिंता का विषय है। और ये जो जिस प्रकार के ऑब्जेक्शंस या जिस प्रकार की बातचीत वहां से की जा रही है, वो इसी वजह से की जा रही है कि उनको दबाव में है, उनको इस बात का डर है
कि जो जिन जिन इंस्टीट्यूशंस के या जिन एनजीओस के या जिन इस प्रकार के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो अपना जो जो उल्लू साधना कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाएगा। जहां तक इतिहास का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि मूर साहब को इतिहास के बारे में जरा भी कोई ज्ञान है। भारतवर्ष का इतिहास हजारों हजार वर्ष पुराना है, और भारत में जो अंग्रेज आए थे या क्रिश्चियंस आए थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियंस नहीं होने चाहिए। जो क्रिश्चियंस आए थे वो धोखे से आए थे, व्यापार करने आए थे, व्यापार के नाम पर उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया और भारत पे उन्होंने भारत के ऊपर रूल किया। ये जो चीज है ये इतिहास का सत्य है, और इस सत्य को वो ना वो मानना चाहते हैं ना वो समझना चाहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भारत में क्रिश्चियनिटी के ऊपर कोई दबाव आएगा। कतई ही नहीं आएगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। अगर कोई संस्था काम कर रही है भारत में, उस पर भारत सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, इसमें कहां संदेह है। और अगर उस पर भारत सरकार का नियंत्रण होने की संभावना है या हो रहा है, तो उससे अमेरिका में बैठे हुए एक सांसद को कोई परेशानी हो, इसका मुझे कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। ये सब वो लोग हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत के आसपास के जो इलाके हैं उनमें अस्थिरता लाना चाहते हैं ताकि भारत के ऊपर दबाव पड़े। ये वो लोग हैं जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अंजू, उन लोगों के बहुत सारे समर्थक हमारे बीच में मौजूद हैं। वही जो आधा फ्रंट में हर बार कहता हूं, वो हमारे बीच में मौजूद हैं, और वो इन जैसे लोगों की बातों को हवा देते हैं। और जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के फेवर में, के उसके हक में कोई बिल लाया जा रहा है, उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं जो जो इन रिलेशनशिप इनके साथ जुड़ी हुई है, वो भी इसमें दबाव में आने की संभावना है। देखिए, इस प्रकार का अवैध पैसा, अवैध फंडिंग भारत में आने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने किसी भी क्रिश्चियंस हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे कुछ हो, उनकी देखभाल करने में पूरी तरह सक्षम हैं। कोई बाहर का फंड नहीं चाहिए। ये जो बाहर का फंड आ रहा है अंजू, वो बाहर की फंडिंग भारत में अस्थिरता, अराजकता और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आ रहा है। ये उन डिजाइन्स को आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर में या भारत के नक्सल प्रभावी राष्ट्र, जो अब तो कोई बचा नहीं है नक्सल प्रभावी राज्य, उनमें इस प्रकार की अलगाव की भावना निकल करके आए ताकि ये अपना मकसद वहां पर हासिल कर सकें। लेकिन उसी सांस में मैं अंजू कहूंगा, भारत सरकार ये पुराना भारत नहीं है, ये 2026 का भारत है। कोई किसी भी इस प्रकार की चीज यहां सफल नहीं हो सकती। सर, और आगे सुनिए ये जनाब क्या कहते हैं कि एक तो ये ईसाइयों पर हमला है और दूसरा इससे भारत अमेरिका के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है, ये चेतावनी भी दे रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में अभी तक ट्रेड डील पर, जिसे कहते हैं, फाइनल खाका भी तैयार नहीं हुआ है। और जब मार्को रूबियो बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल पहुंचे थे, कलकत्ता पहुंचे थे, वो भी मदर टेरेसा की चैरिटी जो मिशनरीज है उनसे मिलने के लिए, सर, तब भी तो भारत ने अपना एतराज जता दिया था ना कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में दखल क्यों दे रहे हैं। अमेरिका बर्दाश्त करता है कि कभी इस तरह की हरकत? और ये चेतावनी रायली मूर की कितनी आपको जायज लग रही है कि इससे तो भारत अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाएंगे? पहले सही चल रहे हैं क्या? देखिए देखिए अंजू, मुझे लगता है कि रायली मूर की इस चेतावनी का अमेरिकन में भी विरोध है। अमेरिका भी नहीं चाहता, क्योंकि देखिए भारत ये बात बिल्कुल समझने की है कि अमेरिका इस बात को अच्छे से समझता है कि अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन व्हाट इंडिया नीड्स अमेरिका। ये फुल एंड फाइनल है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका के जो जो इवेंचुअल एम्स हैं, जो उनका सुपर पावर राइवलरी चाइना के साथ है, इसमें बिल्कुल साफ है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कोई भी इस प्रकार का स्टेटमेंट या कोई भी इस प्रकार की चीज, शायद अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट भी उसको अप्रिशिएट नहीं करे, उसको एक बार के लिए छोड़ते हैं। और मैं आपको ये बताता हूं कि इन लोगों की समस्या क्या है। इन लोगों की समस्या यही है कि वो किसी भी प्रकार से यहां पर ऐसा इशू क्रिएट करना चाहते हैं। उन्होंने क्रिश्चियनिटी का नाम क्यों लिया? क्रिश्चियनिटी का नाम इसीलिए लिया कि उनको पता है कि वो हिंदू मुस्लिम तो भड़का रहे हैं, साथ साथ हिंदू क्रिश्चियन भी भड़काएं। थोड़े दिनों बाद वो हिंदू जैन करेंगे, कभी हिंदू बौद्ध करेंगे। तो ये उनका तरीका है। मकसद एक है, एकमात्र मकसद है भारत को कमजोर करना। क्योंकि भारत आज एक ऐसी जियोपॉलिटिकल पावर बन के उभर रहा है जो अमेरिका को बाकायदा, दोबारा सुनिए, बाकायदा
टक्कर दे सकता है और दे रहा है। और सीधे मुंह खड़े होकर के अमेरिका से अगर किसी देश ने बात करी है और किसी भी चीज पे झुका नहीं है तो उसका नाम है भारत। और ये उनको पच नहीं रहा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि, तो ये जो शब्द उन्होंने प्रयोग में लाए कि हमारे उनके साथ रिलेशनशिप्स खराब होंगे, ये उनकी अंदर की जो कमजोरी, जो घबराहट है, उसका नतीजा है। मैं आपको गारंटी बता सकता हूं कि इसका भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई भी असर होने वाला नहीं है। सर, लेकिन बड़ी अजीब बात है, अमेरिका की दादागिरी कही जाएगी ना कि कानून भारत सरकार बना रही है, भारत का है। हम लोगों का अधिकार है अपने देश के कानून अपने हिसाब से बनाने के। और ये एफसीआरए पर लगातार भारत पर अटैक कर रहे हैं। वो जो हाफ फ्रंट जिसका जिक्र आप हमेशा करते हैं, ये जो कॉकरोचों ने आंदोलन किया था, ये भी तो अल्टीमेटली उसी तरफ जा रहा है ना सर, ताकि संसद की कार्रवाई ना हो पाए, वहां पर चर्चा ना हो पाए, बिल पास ना हो पाए। लेकिन इनको याद रखना चाहिए, आज 5 अगस्त है सर, 370 हटी थी ना, जिसके बारे में सब कहते थे हाथ नहीं लगा सकता, हटा नहीं सकता, ये विपक्षी बोलता था ना, हट गई ना। तो जब वो हट गया तो ये एफसीआरए अमेंडमेंट बिल क्या है, इस पे ये लाख राजनीति कर ले, भारत पर कितना ही प्रेशर डाले। अमित शाह और मोदी रुकने वाले तो नहीं है ना, यही डर है इनको। बिल्कुल, जो भारत का सशक्त नेतृत्व है उसी से घबराहट है, खौफ, घबराहट नहीं खौफ है ये। और ये इसीलिए आप देखिए, ये जो 370 की बात करते थे, ये वो लोग जो कहते थे कि 370 के हाथ लगाया तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, आज वही, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो भी इस प्रकार के एक कॉर्टर की चाल थी। अभी भी वो कुटिल चाल चलने का प्रयास कर रहे हैं। तब भी उनके ऊपर, हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ था, हम किसी दबाव में नहीं आए, अब भी किसी दबाव में हम नहीं आएंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। और ये जो एफसीआरए बिल है, इससे वो लोग परेशान हैं जो भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए या इस प्रकार की हरकतें करने के लिए, कमजोर करने के लिए धनराशि भेजते थे, और वो ज्यादा परेशान है जिनको वो धनराशि मिलती थी, क्योंकि उनको पहली बार धनराशि मिलना बंद हो गई, उसका वो अपने अपने लिए भी इस प्रयोग में करते होंगे। और दूसरा जो उनका मकसद है भारत को कमजोर करने का, ये जो आप कॉकरोचों का जो जो हुआ था जंतर मंतर पे, मैं देखिए, जो छात्रों का आंदोलन था वो बिल्कुल सही था, लेकिन थोड़े ही समय में छात्रों के आंदोलन को पूरी तरह हाईजैक किया। आपने सुना होगा आज की न्यूज कि पंजाब की पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, और जिन लोगों ने इस बात को माना है कि वो पाकिस्तानी, और इस जंतर मंतर के दौरान वो भारत में वहां पर उस के दौरान वहां पर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। ये आज की खबर है, ये पकड़ा है, साजिश है, वो पूरी उन लोगों की कुल मिलाकर के साजिश है जो भारत को प्रगति करते हुए नहीं देखना चाहते। और वो दो सबसे बड़े उसमें जो हैं, एक श्रीमान की आर्मी, ये, लेकिन आपको फिर बता दूं मैं कि जब आपका नेतृत्व सशक्त होता है और ताकत आपके पास होती है, तो इस तरह की कोई चीज सफल होने की संभावना बहुत कम होती है, मेरे ख्याल से नहीं होगी। आप ये देखिए, जंतर मंतर पे जो इन्होंने प्रयास किया वो भी कहां सफल हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। वो कह रहे थे हम नेपाल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहां बना नेपाल, कहां क्या हुआ। तो ये तमाम चीजें था जो आज एफसीआरए का विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एफसीआरए का जो बिल है वो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, भारत की जो सॉवरेनिटी है, जो उनकी उनकी जो अपने लिए, अपने देश के लिए है, उसके बारे में है। और अगर इसका कोई विरोध करेगा तो आप देखिएगा 2029 में क्या इनका हाल होने वाला है। सर, आपको याद होगा कि एक बेंगलुरु में शख्स पकड़ा गया था जिसका नाम मीका मार्क था, अमेरिकी था, और उसके पास से भी पता नहीं 1000 के आसपास या 100 से ज्यादा एटीएम कार्ड मिले थे। और तब ईडी ने कार्रवाई करते हुए, जो टीटीआई है, एक संस्था है अमेरिका की, उस पर भी केस दर्ज किया था। तो आपको लगता है कि ये जो रायली मूर टाइप लोग हैं, इनके भी इन संस्थाओं से रिलेशन होंगे, इसीलिए मिर्ची लग रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से द टिमोथी इनिशिएटिव जो है, वो उसको उसको वो सब जानते हैं वो क्या है। ये जो आप मीका मार्क की बात कर रही हैं, इसके पास 100 से ज्यादा तो एटीएम कार्ड्स मिले थे। उसके अलावा
उसमें हजारों ट्रांजैक्शंस हुए, और वो ट्रांजैक्शन कहां हुए वो जरूरी है आपको जानना। वो ट्रांजैक्शंस अधिकतर ऐसी जगह पर हुए जहां पर कि हम ने प्रयास करके लेफ्ट मूवमेंट को और माओवाद को खत्म कर दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बस्तर के इलाकों में हजारों ट्रांजैक्शन हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो एक इतना बड़ा मूवमेंट सालों से दशकों से चलता चला आ रहा था, नक्सलवाद, उसको भारत ने खत्म कर दिया। ये भी उनको नहीं पच रहा, तो इसलिए शायद वहां पर इन फंड्स को पहुंचा करके इस चीज को दोबारा करने की जो मंशा उनकी रही होगी। दो चीज और करी मीका मार्क की, उसके अलावा एक जॉर्डन ब्राउन नाम का व्यक्ति भी था, जो कि थाईलैंड से वाया श्रीलंका भारत में आया और फिर नेपाल के रास्ते से भागने का प्रयास कर रहा था, जब उसको बिना कागजों के पकड़ लिया गया। वो भी इसके साथ कनेक्टेड है। जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं, इसी प्रकार से हमने जैसलमेर में कुछ पकड़े थे, कुछ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में एक्टिविटीज करते हुए पकड़े गए, जो कि वहां पर ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे थे, या कुछ और भारत विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं शामिल थे। तो ये तमाम उन बॉर्डर इलाकों पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां से वो इस प्रकार से भारत को नुकसान पहुंचाने में सफल हो सकें। और ये पूरा एक बहुत बड़ी साजिश का कनेक्ट का उसका हिस्सा है। और ये उसके जो तार हैं वो विदेशों में, पश्चिमी देशों में और अमेरिका में निश्चित रूप से हैं। और इनका जो एग्जीक्यूटिव जो 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 एजेंसी है वो पाकिस्तान की आईएसआई है। आज जो नेपाल में हो रहा है उसमें भी वही का वही आप देखिएगा कि वही का वही चीज आपको नजर आ रही है। ये इन लोगों की साजिश ये भी है कि भारत के चारों ओर, भारत के तमाम देशों में ये अस्थिरता फैलाएं, ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। अगर पड़ोस अस्थिर है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। आपने एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग अब नेपाल में इन्होंने अपना काम खत्म कर दिया, जो शुरुआत कर दिया, वो जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो वहां पर आकर के बस गए थे, अब उन्होंने नया रास्ता चुन लिया है और वो लोग सब अब भूटान की तरफ चल रहे हैं। ये इनकी एक बहुत सोची समझी साजिश है, जिसमें वो अस्थिरता, और हर उस देश को, भूटान दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अंजू, वहां पर जाकर के आप देखना आने वाले समय में, वहां पर जाके आप देखिएगा परेशानी होगी अगर उनको पहले से उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये तमाम चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये जो बहुत सालों से, बहुत अभी की बात नहीं है, सालों से ये प्रयास चल प्रभावित इलाकों में वो अपना संपर्क और अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है अब उनके हाथ से बाहर है। और घबराहट उनको इसीलिए हो रही है कि अगर पैसा से करेंगे, पहली बात। दूसरा, कंट्रोल अगर सरकार के पास आ जाएगा, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ कंट्रोल करिए, ऑडिट करिए, अपने आप चीजें अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगी। देखिए, विदेशी फंडिंग, सूचना, किसी भी संप्रभु देश को अपने कानून बनाने का पूरा पूरा अख्तियार है, पूरा पूरा हक है, और किसी भी देश को इसके बीच में बोलने की आवश्यकता और ना तो आवश्यकता है ना हक है उनका। तो अमेरिका को अपना घर देख ले, और जो जो उनकी पिटाई हो रही है वो देख रहे हैं पश्चिम एशिया में, और भारत के ऊपर, भारत के बीच के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करना मूर्खाव बंद करें। बिल्कुल सर, जिस तरह की हरकतें अमेरिका कर रहा है, अमेरिका के सांसद कर रहे हैं, इससे तो भारत सरकार भी पूरी तरह से सजग है। और देखते हैं इस पूरे मुद्दे पर भारत का क्या क्या जवाब आता है, एमईए क्या जवाब देती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल किसी भी वक्त आ सकता है, और ये पास होते ही भारत के अंदर जो एनजीओज है, जो मीडिया हाउसेस भी हैं सर, जो तमाम संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनको फंड मिलता है इनसे, उनमें तो हाहाकार मचेगा मचेगा ना सर। अभी आप देखिए कि जितने भी लोग ये कॉकरोच आंदोलन में वहां इकट्ठा हुए थे, अगर आप उनके नाम देखें, चाहे वो शबाना आजमी हो या प्रकाश राज हो, अरुंधति रॉय हो, ये सब के सब बाहर से फंडिंग पाते हैं। ये भारत में जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं उसकी फंडिंग, उसका पैसा इनको जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी से मिलता है। इन सबकी बिल्कुल। एनजीओ बंद हो गई क्योंकि एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो चुका है।
और अब तो जब बिल आएगा सर, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी तो सरकार की हो जाएंगी। मिशनरीज जितने भी अस्पताल कॉलेज चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, वो सरकार के हो जाएंगे। दिक्कत तो ये फिर इनका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा सर। बिल्कुल, ये जो चला रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो शुरुआती जो जो चीज की जाती है, आपको आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठाने की, वो वहां से शुरू होती है। जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इनके धर्मार्थ संस्थान हैं, ये तमाम चीजें हैं, ये अपने उसका उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास है। और जब ये तमाम भारत सरकार के कंट्रोल में आ जाएगा, कब्जा नहीं कर रही है भारत सरकार। भारत सरकार बिल्कुल साफ है अपने काम करने के तरीकों में, कि अगर आप एक इंस्टीट्यूशन भारत में चला रहे हैं तो वो भारत के नियमों से चलेगा। कोई इसमें संदेह होने की आवश्यकता नहीं है और ना किसी को होना चाहिए। और मेरा मेरा मानना यह है कि हमारे जो विपक्ष में लोग हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि भारत के मामलों में किसी को भी किसी भी प्रकार की दखलंदाजी का हक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी प्रकार का भारत विरोधी एजेंडा या भारत को कमजोर करने का कोई सिस्टमेटिक एक तरीका या प्लान, चाहे वो धर्म के आड़ में हो या किसी और आड़ में हो, आपको और धर्मांतरण, उस इन तमाम चीजों को मुझे लगता है कि इससे काफी रोक लगने की संभावना है, क्योंकि इन सब कामों के लिए आपको अर्थ की आवश्यकता है। और ये बात मैं आपको बता सकता हूं कि जो लोग इससे आकर्षित होते हैं, वो इसीलिए आकर्षित होते हैं कि उनको लालच होता है कि मेरा सेंट कोलंबस में मेरा एडमिशन हो गया, लाभ मिल जाएगा। तो ये तमाम चीजें जब फंड की कमी होगी, जब ये खत्म होंगी और जब कंट्रोल भारत सरकार का उसके ऊपर आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो लोग बहक रहे हैं, वो बहकावा भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ आपको नजर आएगा, थोड़े दिनों में समाप्त होगा। और ये एक बहुत बेहतरीन मेरे हिसाब से मूव है कि हम हमारे देश में जितने भी इस प्रकार के संस्थान कार्यरत हैं, वो भारत के हित में काम करें, भारत के राष्ट्रीय हित में काम करें। भारत की जो सरकार है उसके तरीका रहेगा। फंडिंग को चोक करना, अंजू, बहुत 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 आवश्यक है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप कह रहे थे ना, पॉलिटिकल पार्टीज को भी साथ में आना चाहिए, विपक्ष को। विपक्ष कैसे आएगा सर? उनको मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए भी तो फंडिंग मिलती है, बाहर से पैसा आता है। और आप सोचिए कि इस वक्त पूरा पंजाब, आधे से ज्यादा पंजाब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका है। गली गली मोहल्लों मोहल्लों में चर्च बन रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये समझने की जरूरत है ना। लालच दिया जाता है परिवारों को, तुम्हें इतना लाख मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी, विदेश में पढ़ाई होगी, वगैरह वगैरह। तो ये फंडिंग के जरिए हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल तुरंत आए और ये जितना भी गोरख धंधा यहाँ पर चला रखा है इन लोगों ने, उस पर रोक लगे। तो अब देखते हैं सर कितनी जल्दी ये बिल आता है। और अभी तो ये रोए हैं, मूर रोए, साहब रोए हैं। अभी देखते हैं और कितने सांसद अमेरिका के रोते हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है और भारत सरकार का रुख क्या रहता है, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। जय भारत।